सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आपको याद होगा आज से तकरीबन 1 साल पहले हमने नेशन स्टेट और इस्लामिक उम्मा पर बात की थी लाहौर के सीनियर एडवोकेट वकार खारा साहब के साथ। आज वकार साहब ने हमें फिर से जॉइन किया है। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। शुक्रिया जी। वकार साहब, पाकिस्तान में इन दिनों काफी सियासी हलचल है। पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक बहुत बड़ा आवाम का हुजूम हर रोज किसी न किसी शहर में इकट्ठा होता है। क्या उनके मुतालबात हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, उस पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं, ये पीपल्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम ये आखिर क्या है, क्या इनके मांगे हैं और कौन कौन सी सियासी पार्टी शामिल हैं? जी, पीडीएम एक सियासी अलायंस है जो तकरीबन 9 पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर बनाया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। और इस अलायंस में जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, ये तो है ही हैं। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई और असफंद यार वली खान की एएनपी, ये सब शामिल हैं इस पार्टी में। तो बाकी यानी रीजनल पार्टीज हैं, लेकिन मेन पार्टीज दो ही हैं, पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी। जी पर्पस इस अलायंस का गालबन आपने पढ़ लिया होगा कि हमारे जो इलेक्शंस हुए थे उसको इस अलायंस ने तस्लीम नहीं किया, इन पॉलिटिकल पार्टीज ने तस्लीम नहीं किया, और उनका मौक़िफ़ ये है कि ये इलेक्शंस रिग्ड थे। तो ये अलायंस जो बनाया है, बेसिकली डिमांड इनकी ये है कि क्योंकि ये इलेक्शन शफाफ नहीं थे, ट्रांसपेरेंट नहीं थे, रिग्ड थे, देयरफॉर द प्राइम मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। और उस पर्पस के लिए उन्होंने अपना एजुटेशन शुरू किया हुआ यहाँ। जी, क्या एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जैसा कि पाकिस्तान की हुकूमत खुद को बताती है, इंटरनेशनल जो वॉच एजेंसीज हैं उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस इलेक्शन को फेयर कहा है, तो ऐसे में किसी का एक धरने पर आना, लॉन्ग मार्च के लिए निकलना और फिर ये हुकूमत से मुतालबा करना कि वो अपनी कुर्सी खाली करके घर चले जाएं, क्या ये पॉसिबल है? पाकिस्तान का आइन के इस बारे में क्या कहता है? आप हमें थोड़ा बहुत इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल पहलू है उसके बारे में भी बताएं। क्या ये इतना आसान है करना? देखिए, हमारी तारीख इन वाकयात से भरी पड़ी। अगर से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में अगर कोई एजिटेशन होते हैं तो वो हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं। डेमोक्रेसी में जब भी कभी एजिटेशन हुए हैं तो कोई, जैसे कि अब इंडिया में हम देख रहे हैं कि वहां पे किसानों ने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया हुआ है, नॉट अगेंस्ट द गवर्नमेंट बट अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। तो इससे पहले वो शाहीन बाग में भी एजिटेशन होता रहा सीएए के खिलाफ, न कि गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान एक वाहिद डेमोक्रेसी है कि, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है कि जिसमें बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट किए जाते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज के खिलाफ तो कोई यानी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं होता। अगर होता है तो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, दे मस्ट गो। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पहली मर्तबा नहीं, ये तीसरी मर्तबा हमारे मुल्क में जब से ये 73 का कॉन्स्टिट्यूशन बना है, तो ये फॉर द थर्ड टाइम ये क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले भी 77 के इलेक्शंस में इल्ज़ाम लगाया गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है, रिग्ड से इलेक्शन, जिसके नतीजे में मार्शल लॉ लग गया। उसके बाद फिर खुद इमरान खान साहब ने, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने 126 दिन का धरना दिया। मौक़िफ़ उनका ये था कि इलेक्शन में धांधली हुई है, इलेक्शन रिग्ड है। और अब ये तीसरा वाकया है कि अपोजिशन
ने अलायंस बना लिया है गवर्नमेंट के खिलाफ, और उनका मौक़िफ़ ये है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए। तो ये जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, उससे डेमोक्रेसी को सेटबैक आता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर तो किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो, या गवर्नमेंट किसी लॉ के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो फिर तो समझ आती है बात। उससे तो डेमोक्रेसी मजीद वाइब्रेंट होती है। मगर ये नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर लेना डेमोक्रेसी के लिए कुछ नेक शगुन नहीं है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारी डेमोक्रेसी को इस डेमोन्स्ट्रेशन से या इस एहतजाज से कोई तकवीत मिल रही है। अगर कोई चीज़ सफ़र कर रही है इस एजिटेशन से या एहतजाज से, तो न सिर्फ डेमोक्रेसी है बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। क्योंकि हमारी तारीख ये बताती है कि इससे पहले 2-3 मरतबा ये कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हो चुका है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी यानी कैजुअलिटी बनती है बेसिकली। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन हुकूमत या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए या डेमोक्रेसी के लिए कोई नेक फाल है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि इस तरह से हुकूमतें रिजाइन नहीं करती हैं। हालांकि उन्होंने खुद 126 दिन का धरना दिया था नवाज शरीफ साहब के साथ। खैर उनकी हुकूमत तो नहीं गई, मगर नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं इस बार इमरान खान साहब के लिए कितनी मुश्किलात ये जो पीडीएम अलायंस है ये पैदा कर सकती है? इनके जो कंसर्न्स हैं थोड़े बहुत वो बताएं। पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी खराब है इस वक्त, और ना सिर्फ इकोनॉमी बल्कि आप किसी भी महाज पर लें, पाकिस्तान की हुकूमत कहीं पर भी डिलीवर नहीं कर पा रही है। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है मुल्क में। तो थोड़ा बहुत हमें उसके ऊपर रोशनी डालें, और साथ में ये बताएं कि इमरान खान कैसे टैकल करेंगे इनके साथ। देखिए, जमहूरियत में अगर हुकूमत की कारकर्दगी पे कोई हर्फ आए तो उसका तो तरीका बड़ा आसान है कि पार्लियामेंट मौजूद है, पार्लियामेंट के अंदर उस पर बहस हो सकती है। लेकिन जब हुकूमत के वजूद ही को चैलेंज कर दिया जाए कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो ऐसे में जमहूरियत अगर वाइब्रेंट है आपकी, तो गवर्नमेंट जाहिर है कि उसका कोई वे आउट, बजाय इसके कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट हो जाए, उसका वे आउट निकालने का फर्ज बनता है गवर्नमेंट का। अपोजिशन अगर गवर्नमेंट के वजूद को तस्लीम नहीं कर रही है और कह रही है कि ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा और उनको निगोशिएशन करने होंगे या उन्हें रिजाइन करना होगा, ताकि नए इलेक्शंस का राह हमवार हो सके। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड करने का या अवॉइड करने का यही एक तरीका है। तो ये तो मैं समझता हूं कि अब इमरान खान साहब पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से, लेजिटिमेट तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस एजिटेशन को एड्रेस करते हैं। अगर तो सियासत ही चलती रही ये देख के कि क्योंकि अपोजिशन जो एजिटेशन कर रही है वो उसके टारगेट में न सिर्फ इमरान खान खुद हैं बल्कि एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। बुनियादी तौर पे इलेक्शन तो करवाए थे इलेक्शन कमीशन ने, तो इल्ज़ाम तो इलेक्शन कमीशन पे आना चाहिए था कि इन्होंने इलेक्शन शफाफ नहीं करवाए हैं। मगर अपोजिशन की तकरीरों से तो ऐसी लगता है कि वो न सिर्फ इमरान खान को मजबूर कर रहे हैं कि वो रिज़ाइन करे, इसके अलावा भी उनकी तकारीर में या उनके जलसों में जो उनका हदफ है या टारगेट है वो एस्टेब्लिशमेंट है कि जिन्होंने इलेक्शंस बकौल उनके यानी रिक किए हैं इमरान खान को इंस्टॉल करने के लिए एज प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो उनका एजिटेशन का जो यानी ये समत है, मैं नहीं समझता कि ये दुरुस्त है। और अगर उनको ये लेजिटिमेट एतराज है कि इलेक्शन वाकई रिक हुए हैं, तो उनका टारगेट तो इलेक्शन कमीशन होना चाहिए था।
या फिर उन्हें चाहिए था कि इन इलेक्शंस को अदालतों में चैलेंज करते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। और पहले दिन से ही जैसे ही इलेक्शन हुए, पहले दिन से ही उन्होंने इस इलेक्शन के नतायज को तस्लीम नहीं किया, मगर इसके बावजूद असेंबलियों में बैठे आके। अब हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको हमारे यहाँ पे कोई स्मूथ तरीके से नहीं चलाया जा रहा। पार्लियामेंट को तो बिल्कुल ही रबर स्टैम्प बनाया बनाया हुआ है यहाँ पे। ये तो पार्लियामेंट को कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसे इश्यूज तो पार्लियामेंट में रिजॉल्व होने चाहिए थे, स्ट्रीट्स पे तो नहीं, सड़कों पे तो नहीं आना चाहिए था इन्हें। मगर पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे कोई हैसियत नहीं रखती। तो मैं समझता हूँ कि जो क्राइसिस क्रिएट हुए हैं हमारे मुल्क में, इकोनॉमिक क्राइसिस भी हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस भी हैं, ये बड़े गंभीर किस्म के क्राइसिस हैं। और इनको एड्रेस करने के लिए एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए मुल्क के अंदर, जो कि नहीं है। पिछले 2-2.5 साल से एक मुसलसल एजुकेशनल माहौल बना हुआ है सियासत के मैदान में। और इसको ईज करने के लिए, इस टेंशन को ईज करने के लिए हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, हुकूमती सतह पे कोई इकदाम नहीं किए गए। न सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, बल्कि उनकी जो टीम है या उनकी जो कैबिनेट है, वो भी दिन रात अपोजिशन को रंगेजती रहती है या अपोजिशन को कंडेम करती रहती है। बजाय इसके कि कोई रिकॉन्सिलिएटरी मूड बना के रखें और अपोजिशन को टेबल पे आने की दावत दें। और लेकिन अपोजिशन जो है वो भी डटी हुई है अपने मौक़िफ़ पे कि इमरान खान को रिजाइन करना चाहिए। तो ये देखते हैं अब सिचुएशन किस तरफ जा रही है। अक्सर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में हमारे यहाँ पे मार्शल लॉ लग जाया करते थे, मगर अब जी, यानी आपने खुद ही बताया कि 126 दिन का जो धरना खान साहब ने दिया था, उसके नतीजे में कम से कम एक कैजुअलिटी तो जरूर हुई कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब डिस्क्वालीफाई हो गए। तो अब देखते हैं कि इनके एजुटेशन के नतीजे में क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि फिलहाल तो उनकी बैक पे है एस्टेब्लिशमेंट कि जो ऐसी क्राइसिस को हैंडल करते हैं मार्शल लॉ इम्पोज करके या हुकूमत को डिपोज करके, मगर खुद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो खान साहब की बैक पे है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा वक़ार साहब। कहते हैं कि इंसान जितना ऊपर चला जाता है, वो ग्राउंड रियलिटी से उतना ही दूर हो जाता है, उतना ही कट हो जाता है। क्या इमरान खान आज पाकिस्तान की आवाम के जो असल मसाइल हैं, उनसे बहुत दूर चले गए हैं? उनसे जब भी कोई सवाल किया जाता है कि महँगाई के बारे में बताएँ, बेरोज़गारी के बारे में बताएँ, आपने जो है 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, 50 लाख घरों की बात की थी। तो वो हर सवाल के जवाब में यही कहते हैं कि मैं जो अपोजिशन पार्टीज़ मुझे ब्लैकमेल कर करके और मुझसे एनआरओ माँग रही हैं और ये चाहते हैं कि हम इनको तमाम जो इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं, उनसे बरी कर दें। तो मैं वो नहीं करने वाला, मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूँगा। तो क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान की अवाम अब इस बात को समझने लगी है कि इट्स अबाउट टाइम कि इमरान खान उनके जो रियल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी बात करें, उन पर फोकस करें। हर बात पे अपोज़िशन के ऊपर ही ब्लेम लगा देना, ये तो कोई ठीक बात नहीं। आप क्या समझते हैं, अब इमरान खान को क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि खान साहब को अब अपनी कारकर्दगी दिखानी चाहिए। यानी अब तक तो उन्होंने वाकई अपोजिशन को ब्लेम करके या अपोजिशन को टारगेट करके वक्त गुजारा है। और अपोजिशन से मुराद दरअसल पीएमएलएन है। हुँ, हुँ। पीएमएलएन की हुकूमत जिसको कि इन्होंने डिफीट दिया इलेक्शन में, और वो इस इलेक्शन के रिजल्ट को नहीं मानते हैं, तो उसको टारगेट किया हुआ है फिलहाल तो कि हम एनआरओ नहीं देंगे। और यानी एक तरह से इजी वे आउट उन्होंने ये ढूंढ रखा है अपनी कारकर्दगी की बजाय। उन्होंने अपोजिशन पे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं और इस तरह वो वक्त गुजार रहे हैं देखा जाए तो।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ज़्यादा देर तक चल सकती है ट्रिक। ये अंदाज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उन्हें बहरहाल अपनी कारकर्दगी दिखानी होगी। फ़िलहाल तो इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत बुरे हालात हैं। देखा जाए तो जब पीएमएलएन गवर्नमेंट छोड़ के गई थी, उस वक़्त हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट जो था वो 5.8 पे था। अब वो 0.50 पे चला गया है। तो यानी फिर आप देखिए कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट पे आ गया है। तो ये हमारे रीजन में तमाम मुल्कों से पीछे हैं हम। और ये तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे सीरियस क्राइसिस थे मुल्क में अलावा कोरोना के। ये जो कोविड-19 है, इसने थोड़ा बहुत इकोनॉमी को इफेक्ट किया होगा, मगर मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे सीरियस क्राइसिस है या कोई एक्सटर्नल थ्रेट था कि जिसकी वजह करके हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। उन्हें बहरहाल इकोनॉमिक फ्रंट पे कुछ ना कुछ लोगों को डिलीवर करना होगा और इकोनॉमी को सहारा देना होगा। 2 साल, 2.5 साल बड़े सुकून से गुजारे हैं उन्होंने। कोई उनको चैलेंज भी नहीं था इंटरनली या एक्सटर्नली। इसके बावजूद कोई कारकर्दगी खुशाइन नहीं रही है हुकूमत की, और उन्हें कुछ डिलीवर करना होगा अगर बाकी की टर्म पूरी करनी है उन्होंने। ऑपोजिशन न सिर्फ इलेक्शन को की रिगिंग जो है उसको एजिटेट कर रही है कि ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है क्योंकि इलेक्शन रिग हुए थे, बल्कि उनका दूसरा मौकफ ये है कि यानी इकोनॉमिक फ्रंट पे इस हुकूमत ने कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है, जिसकी वजह करके महंगाई बहुत हो गई है मुल्क के अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, और महंगाई लोगों को पिंच भी कर रही है, जिसकी वजह करके आप देखते हैं कि अगर अपोजिशन जल्द से जुलूस करती है तो हुकूमती जो हमदर्द हैं, पीटीआई के जो कारकुन हैं, वो इन एजुटेशन के मुकाबले में कोई एहतजाज नहीं करते हैं। वो भी बड़े वो कहना चाहिए कि डॉर्मेंट हो गए हैं। उनको भी एहसास हो गया है कि मुल्क में महंगाई हो गई है और आम आदमी इफेक्ट हुआ है उससे, और महंगाई भी ठीक ठाक हुई है, इसमें कोई शक नहीं। तो यानी ये एक बहुत अच्छा हथियार आ गया है अपोजिशन के हाथ में कि लोगों को उन्होंने मोबिलाइज किया है इस वजह से कि मुल्क में महंगाई इनकी इनएफिशिएंसी की वजह से हुई है। ये नाअहल हैं, यानी हुकूमत इनको कहती है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, और अपोजिशन इनको कहती है कि नाअहल हैं और ये इस काबिल नहीं है कि ये हुकूमत में स्टे करें, इनको घर जाना चाहिए इनको। यानी अपोजिशन जो एजुटेशन कर रही है उनका तो मौकफ अब यही है कि फ्रेश इलेक्शन हो। हमने बहुत सारी स्पीचेस सुनी जिसमें पीएमएलएन के लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनकी हुकूमत को चैलेंज किया, बल्कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ के ऊपर उन्होंने बड़ी सख्त बातें की। और उन्होंने ये कहा कि ये जो महंगाई है, ये जो बेरोजगारी है, इसके लिए आर्मी के चीफ जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे इंसान को वो बैक कर रहे हैं जो कि हुकूमत चलाने के काबिल है नहीं। आप क्या समझते हैं कि कल को अगर दोबारा इलेक्शंस होते भी हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि नवाज शरीफ साहब ने मुल्क में वापसी के अपने रास्ते को बंद कर लिया है और उनका वापस लौट के आना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बगैर लीडर के इलेक्शंस क्या हो पाएंगे? अब मियां नवाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। वो तो डिस्क्वालीफाई हैं फॉर लाइफ। वो तो अब पॉलिटिक्स में नहीं रह सकते हैं और ना ही वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो बाकी उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके भी वो हेड नहीं रहे हैं क्या, क्योंकि जब वो कोई डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को हेड नहीं कर सकता। तो अब तो फिलहाल शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके छोटे भाई, जो कि पीएमएलएन को हेड कर रहे हैं, लेकिन उनको भी केसेस का सामना है। फिलहाल तो वो नैब की कस्टडी में हैं। तो
उनकी जगह पे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं, वो बड़ा इफेक्टिवली पार्टी को रन कर रही हैं और उन्होंने बड़ी हद तक इस पार्टी को संभाला दिया हुआ है। तो जहां तक मियां साहब के पॉलिटिक्स में वापस आने का सवाल है, वो तो बड़ा नामुमकिन है, क्योंकि जो डिस्क्वालिफिकेशन उनकी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुई है उसका कोई वे आउट तो है नहीं है कि उसको किसी अंडू किया जाए या सुप्रीम कोर्ट में उसका कोई अपील तो है नहीं है। तो न सिर्फ वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं बल्कि एक आधे रेफरेंस में उनको सजा भी हुई है, वो अपील पेंडिंग है। तो मियां साहब के तो पॉलिटिक्स में वापस आने के इम्कानात नहीं है, मगर उनकी जो फॉलोइंग है, आवाम में जो उनकी मकबूलियत है, वो अपनी जगह पे कायम है, जिसको अब पीएमएलएन कैश करने की कोशिश कर रही है। आज अगर इलेक्शंस होते हैं तो मैं नहीं समझता कि पीटीआई को ये सीरियस थ्रेट पोज कर सकेंगी पार्टीज। मैं नहीं समझता, क्योंकि इनको पीटीआई की जो इस वक्त लीडरशिप है, खास करके इमरान खान साहब, वो इस वक्त लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं हमारे मुल्क में। बाकी सब अभी इतने मंझे हुए पॉलिटिशियंस नहीं हैं जो मेन स्ट्रीम पार्टीज में हैं, खास करके पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में। वो अभी इतने मंझे हुए पॉलिटिशियन नहीं है कि इमरान खान को कोई सीरियस किस्म का चैलेंज या थ्रेट पोज करें। मियां साहब थे, मियां साहब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और शहबाज शरीफ साहब देखिए क्या सूरत हाल बनती है। उनके फिलहाल तो रेफरेंसेस चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है, मेरी अगर आप जाती राय पूछते हैं, तो मुझे तो ये एजिटेशन जो कर रही है अपोजिशन, इसमें कोई चाम नजर नहीं आता। इन्हें चाहिए कि पीटीआई को अपनी टर्म पूरी करने दें। ठीक है, इलेक्शन ये ठीक समझते हैं अगर रिग हुए हैं तो इसका यानी एक हाल तो ये है कि खामोश हो जाएं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट ना करें। अब देखिए ना, ट्रंप ने भी तो इल्जाम लगा दिया है ना कि इलेक्शन रिग हुए हैं, लेकिन साथ ही उसने ये भी कह दिया है कि मैं कोई है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट नहीं करूंगा। तो मैं समझता हूं कि अगर पीटीआई अपनी टर्म पूरी करती है तो खान साहब की जो छोटी मोटी पॉपुलैरिटी बाकी बची है वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोमिसेस इन्होंने कर लिए हैं डिलीवर करने के, वो तो कर नहीं पाएंगे। कहाँ 1 करोड़ नौकरियां और कहाँ जी। 5 लाख मकानात बना सकेंगे बाकी 3 सालों में। और जो महंगाई हो चुकी है, वो महंगाई वापस होना तो नामुमकिन है, क्योंकि एक दफा जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो नामुमकिन है कि वो वापस आए अपनी जगह पे। नवाज शरीफ साहब के बारे में लोगों का यह कहना है कि वो आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं और पंजाब के अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। तो अगर इलेक्शंस होते हैं तो आप क्या समझते हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ना भी हों, उनकी बेटी अगर हेड करें, क्या वो इमरान खान को टक्कर नहीं दे सकती? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन टक्कर तो जरूर देंगी वो यानी एक करिश्मा है उनकी पर्सनालिटी में, एक चार्म है उनकी पर्सनालिटी में, और अच्छी मंझी मंझी भी पॉलिटिशियन अगरचे नहीं है, मगर तकरीर बड़ी अच्छी कर लेती हैं, और यानी लोग इम्प्रेस होते हैं उनकी तकारीर से। चैलेंज जरूर पोज करेंगी इमरान खान को, और मुझे लगता है कि अगर मियां नवाज शरीफ होते हैं तो वो तो बिल्कुल स्वीप करते हैं इलेक्शंस, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी अपनी जगह पे न सिर्फ कायम है बल्कि उसमें इजाफा हुआ है। जो जिस तरह की ट्रीटमेंट उन्हें दी गई है पिछले दिनों से, जब से वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और जिस तरह वो जेल में जाते रहे हैं, और जिस तरीके से वो केसेस को फेस करते रहे हैं अदालतों में, तो लोगों में उनकी हमदर्दी बढ़ी है। दूसरा ये है कि अपने टेन्योर में पीएमएलएन ने बड़े तरक्याती काम भी किए हैं जो लोग पसंद कर रहे हैं।
तो ये सब मिल मिला के पीएमएलएन को उसकी अपनी पॉपुलैरिटी जहां तक है वो कायम है, जिसे जी। हो सकता है बड़ी हद तक मरियम नवाज कैश करें उस पॉपुलैरिटी को, लेकिन कुछ सीरियस थ्रेट पोज करते हुए नजर नहीं आते मुझे पीटीआई को ये। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा वक़ार साहब। हम भी ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो कंप्लीट हो और ये हुकूमत अपने 5 साल का जो वक़्त है वो पूरा करे, ताकि ऑपोज़िशन के पास और जो बाकी जो भी वहाँ पे ऐसे जो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ कहीं ऐसा ना हो जो मियाँ साहब के साथ हो कि बीच टर्म में ही उनको निकाल दिया जाए। उनके पास एक बहाना हो जाएगा कि क्योंकि मैं अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया, इसलिए मैं अपने जो भी मेरे जो वादे थे, जो मैंने इलेक्शंस के दौरान किए, मैं उनको भी पूरा नहीं कर पाया। तो जहाँ पे ढाई 3 साल का वक़्त बीत गया है, 2 साल और सही, देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। और देखा जाए तो पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है, उसमें ये पहली मर्तबा हो रहा है कि तीसरी बार एक हुकूमत दूसरी हुकूमत को ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर रही है। तो ये एक अच्छा शगुन है पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए भी कि वो प्रोसेस जो है वो कायम रहे। बावजूद इसके कि मियाँ साहब गए, शाहिद खकान अब्बासी साहब आए, लेकिन कम से कम पाकिस्तान में जमहूरियत को जो एक सेटबैक होना था वो नहीं हुआ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर लॉन्ग मार्च में आकर और वो एक लंबा सिट इन करते हैं जैसे कि इमरान खान साहब ने खुद ने किया था, तो उसके क्या नतायज हो सकते हैं? किस तरफ बात जा सकती है अगर तमाम ऑपोजिशन पार्टीज इस्लामाबाद में आके और एक लंबे अरसे के लिए बैठ जाती हैं? देखिए, ये तो जाहिर है कि तीसरी किसी निगोशिएटर को या तीसरी कुव्वत को इंटरवीन करना पड़ेगा इन दो मुतहारब ग्रुपों में या पार्टीज में सुलह सफाई करवाने के लिए, ताकि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इस हद तक क्रिएट ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कैजुअलिटी बन जाए। तो मुझे नहीं लगता कि खुद इस्टेब्लिशमेंट को भी एहसास है कि अगर ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई, और ये जैसा कि कह रहे हैं धरना देने का ऐलान भी कर दिया उन्होंने जनवरी के महीने में, फरवरी के शुरू में। तो अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं और धरना देते हैं इस्लामाबाद में, तो इस्लामाबाद स्टैंड स्टिल हो जाएगी सिचुएशन वहाँ पे इतने बड़े धरने को यकीनन वहाँ पे बर्दाश्त करना नामुमकिन होगा। इससे पहले जेयूआई ने धरना दिया था, अगरचे तादाद उतनी ज्यादा नहीं थी उनकी, तो इसके बावजूद वहाँ पे सिचुएशन पैरालाइज हो गई थी। और धरने इससे पहले भी होते रहे हैं छोटे मोटे, जैसे फैजाबाद में अल्लाह बैक वालों ने धरना दिया था, उससे भी बड़ा सेटबैक आया था। तो मैं नहीं समझता कि पीडीएम अगर धरना देगी वहां पे और वो छोटा धरना होगा, वो बहुत बड़ा धरना होगा, बहुत बड़ा लॉन्ग हुँ। मार्च होगा। और इसके नतीजे में हुकूमत ही को इनिशिएटिव लेना होगा, और अगर हुकूमत ने कोई इनिशिएटिव ना लिया तो जाहिर है कि फिर तीसरी किसी कुव्वत को, खास करके एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा कि क्या इस क्राइसिस से बाहर निकलने का क्या रास्ता है। और एक ही रास्ता मुझे तो नजर आता है कि फ्रेश इलेक्शन का ऐलान किया जाए और पीएमएल पीटीआई को खुद इनिशिएटिव लेके असेंबली डिसॉल्व करनी चाहिए और फ्रेश इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए। तो यही एक जी। रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा तो ऐसे क्राइसिस में मार्शल लॉ लगा करते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब मार्शल लॉ का वक्त है। मार्शल लॉ के दिन गए, अब मेरा नहीं ख्याल कि मार्शल लॉ लग सकता है यहाँ पे। अलबत्ता एस्टेब्लिशमेंट इन दो मुतहारक ग्रुपों को जरूर समझा सकती है कि कोई वे आउट निकाला जाए इन क्राइसिस से बाहर आने का। अगर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं, अभी तक नैब ने कोई कार्रवाई करनी होती किसी के ऊपर कोई करप्शन के केसेस में तो वो हो गई होती। अब ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन पार्टीज को दीवार से लगाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान साहब और इसके एक जाती दुश्मनी पे उतर आए हैं। इस तरह की जो है खबरें आए दिन मीडिया में आ रही हैं। व्हाट डू यू थिंक अगर कोई फ्रेश इलेक्शंस की अगर बात होती भी है,
तो उससे पहले ज़रूरी होगा कि कोर्ट के अंदर जो केसेस हैं, पहले उनको निपटाया जाए और एक फ्री एंड फेयर ट्रायल दिया जाए तमाम ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनको। उसके बाद अगर मियाँ साहब की वापसी होती है पाकिस्तान में और वो भी अगर आके इलेक्शन लड़ते हैं और कोर्ट अगर उनको बाइज्जत बरी करता है, तो वो भी होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि क्या इमरान खान इतना बड़ा दिल रख पाएँगे? देखिए, बात बड़ी सादी सी है। आपको मालूम है कि हमारे यहाँ पे किसी भी डेमोक्रेसी में अदालतें तो आज़ाद होती हैं, और ये जो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस है, ये अदालतों का काम है। एग्जीक्यूटिव का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव अपना काम करे। ये जो अकाउंटेबिलिटी हो रही है, नैब जो अकाउंटेबिलिटी कर रही है, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, उन्हें अपना काम करने दें। इलेक्शन हो भी जाते हैं अगर, तो अकाउंटेबिलिटी तो जारी रहेगी। एग्जीक्यूटिव अगर बीच में इंटरवीन करती है, तो एक यानी गलत इंप्रेशन जाता है, और अपोजिशन को भी एक मौका मिलता है कि देखिए ये हमें विक्टिमाइज कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव बार हुँ। बार जो ये कहती है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम एहतजाब करेंगे, ये डरे हुए हैं इस वजह करके कि इनका एहतसाब हो रहा है, इस तरह की तकारीर करना कोई अच्छा शगुन नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। इनको एग्जीक्यूटिव को चाहिए कि वो सर फेंक के अपना काम करें, जो करने आए हैं, तरक्याती काम करें, लोगों को रिलीफ दें, जो वादे किए हैं अपने मंशूर में उनको पूरा करें, न कि अपोजिशन को रंगेते रहें। अपोजिशन को टारगेट करके उन्होंने अब तक वक्त गुजारा है, और इम्प्रेशन ये दिया है कि जो नैब कर रही है वो इनकी हिमा पे कर रही है। तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो डेमोक्रेसी को अगर आपने सिंसियरली रन करना है, तो हर अदारे को अपना काम करना चाहिए। यानी अपोजिशन के हाथ में ऐसी बहुत सी मिसालें आ गई हुई हैं कि जहां पे अपोजिशन ये समझती है कि एग्जीक्यूटिव ने जुडिशल प्रोसेस में इंटरवीन किया है, एग्जीक्यूटिव ने जुडिशल यानी जुडिशरी को मैनिपुलेट किया है। आपने मलिक अरशद, हमारा जो जज था जो पिछले दिनों फौत हो गए हैं, उनके बारे में भी सुना होगा कि उन्होंने जो सजा दी थी जी, जी। मियां नवाज शरीफ को, वो नैब कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। तो अगले दिन वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस के बारे में मरियम नवाज कह रही थी अपनी तकरीर में कि उन्होंने इमरान खान को कहा कि ये दरखास्तें हमारे पास लेके आइए, हम डिस्क्वालीफाई करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये जो यानी एग्जीक्यूटिव बार बार यानी ऐलान करती है कि हम इनको इनका एहतसाब करेंगे, इनको एनआरओ नहीं देंगे, तो ये इम्प्रेशन जाता है कि जैसे वो जुडिशल प्रोसेस को भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो जुडिशरी को अपना काम करने दें भैया, आप अपना काम कीजिए जो एग्जीक्यूटिव का काम हुँ। है। तो ये अगर सेंस आ जाए हमारे पॉलिटिशियंस में, तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, तो जो नैब केसेस हैं वो तो चलते रहेंगे। हैं जी, जुडिशरी में जो चैलेंज हुआ है, अपीलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं मियां नवाज शरीफ की, वो भी चलती रहेंगी। तो ये क्यों प्रज्यूम कर लेते हैं, हुकूमत वक्त ये अज्यूम कर लेती है कि हम रहेंगे तो इनका एहतसाब होगा, अगर नहीं रहेंगे तो जुडिशरी इनका एहतसाब नहीं करेगी। ये तो जुडिशरी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मैं नहीं समझता कि हुँ। एग्जीक्यूटिव कोई इस तरह का इंप्रेशन दे के कोई अच्छा काम कर रही है। जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही वक़ार साहब, पाकिस्तान में बैठकर और वहाँ का जो एक पूरा सियासी पस-मंज़र हमें दिखाया, हमारे व्यूअर्स को बताया जो हिंदुस्तान से देख रहे हैं इस प्रोग्राम को। आज आपने वक़्त दिया, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपसे फिर किसी रोज़ बात होगी। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू।